हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। मैं प्रेम सिंह हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य और आज हम बात कर रहे हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार का टाइम पीरियड 298 बीसी से 272 बीसी। दूसरे मौर्य सम्राट हैं बिंदुसार, प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बाद इनके पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानी साहित्यिक स्रोतों के अंदर अमित्रोचेट्स कहा गया है। जिस प्रकार हमने बात की ना भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य के अंदर सेंड्रोकोट्स कहा गया है, बाद में वो समीकरण सेट किया गया, उसी प्रकार इनको अमित्रोचेट्स कहा गया है या अमित्रघात कहा गया है। और जैन ग्रंथों के अंदर सिंहसेन कहा गया है। कई सारे नाम हमें बिंदुसार के मिलते हैं। आप ये अमित्रोचेट्स, अमित्रोघात और सिंहसेन स्पेशली कहाँ कहा गया है? जैन साहित्य के अंदर। अमित्रोचेट्स या अमित्रघात का अर्थ होता है अमित्र अर्थात शत्रु, शत्रुओं का नाश करने वाला। तो सम्राट बिंदुसार को शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इनके बारे में यही है भी इन्होंने जो विशाल अखिल भारतीय साम्राज्य विरासत में पाया उसको अक्षुण्ण बनाए रखा है। महत्वपूर्ण घटना जो इनके राज्य के बारे में हमें प्राप्त होती है वो है इनके टाइम पीरियड के अंतर्गत 2 बार जो है तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तक्षशिला के अंदर 2 बार विद्रोह होता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए एक बार तो सुसीम को भेजा जाता है। सुसीम जो ज्येष्ठ पुत्र हैं बिंदुसार के, और फिर दोबारा अशोक को भेजा जाता है। हमारी जो 12वीं किताब है राजस्थान बोर्ड की, उसके अंदर आपको मिलेगा भी पहले अशोक को और फिर सुसीम को भेजा जाता है। जो भी है इन दोनों को भेजा जाता है। और तक्षशिला के अंदर जो विद्रोह हुआ था, अशोक उस समय उज्जैन का प्रांतपति था। भी आगे जब हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे भी किन 4 महत्वपूर्ण प्रांतों में मौर्य साम्राज्य को पहले बांटा गया था। और उनमें से जो एक प्रांत था उज्जैन, जिसके प्रांतपति अशोक थे। भी जो राजकुमार हैं उनको ही प्रांतों का प्रांतपति बनाया जाता था। तो एक तो ये घटना है। दूसरा है एंटियोकस प्रथम, यूनानी शासक है भी एंटियोकस प्रथम। इसने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत की नियुक्ति की। ये आपने ध्यान रखना है। यूनानी शासक है एंटियोकस प्रथम। इन्होंने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक अपने राजदूत की नियुक्ति की। जिस प्रकार सेल्यूकस ने जो है मैगस्थनीज की नियुक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में की थी, उसी प्रकार एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस की नियुक्ति की है। और सम्राट बिंदुसार ने जो है एंटियोकस प्रथम से 3 चीजों की मांग की थी डाइमेकस के माध्यम से। एक तो मीठी मदिरा, और एक सूखी अंजीर, और तीसरा एक दार्शनिक। ऐसा कहा जाता है भी मीठी मदिरा और सूखी अंजीर ये दोनों चीजें तो एंटियोकस प्रथम ने भिजवा दी थी, लेकिन दार्शनिक भेजने से उसने मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा जो यूनानी कानून है वो दार्शनिकों के क्रय विक्रय की अनुमति नहीं देता, इसलिए उन्होंने दार्शनिक नहीं भेजा। इस प्रकार की चीजें वो मंगवा रहा है। तो कुछ इतिहासकारों का मत है भी ज्यादा शक्तिशाली शासक जो है बिंदुसार नहीं था। दूसरा, मिस्र के शासक टॉलमी सेकंड, मिस्र के शासक हैं टॉलमी सेकंड। इन्होंने बिंदुसार के दरबार में डायोनिसियस नामक राजदूत की नियुक्ति की। देखो दोनों नाम मिलते जुलते हैं, डाइमेकस और डायोनिसियस, दोनों राजदूत हैं, दोनों बिंदुसार के दरबार में नियुक्त हुए हैं। डाइमेकस एंटियोकस का है और डायोनिसियस टॉलमी सेकंड का है। याद आप इसको यूं रख लेना, एंटियोकस और डाइमेकस, ये सामने स्थापित कर लेना, इससे फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। एंटियोकस प्रथम के दरबार में डाइमेकस और एंटियोकस प्रथम के द्वारा बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया गया डाइमेकस, और टॉलमी सेकंड
जो मिस्र के शासक थे उनके द्वारा किया गया डायनोसियस। तो इस प्रकार जो है सम्राट बिंदुसार के बारे में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हमने पढ़ी हैं। और 272 बीसी में जो है बिंदुसार का देहांत हो गया और बिंदुसार की मृत्यु के बाद इनके पुत्र सम्राट अशोक जो हैं वो मगध के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। अशोक का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व। 273 ईसा पूर्व में सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और अशोक सिंहासनारूढ़ होते हैं। लेकिन विधिवत रूप से जो उनका राज्याभिषेक है वो 269 बीसी में किया गया। हालांकि शासन संभाल लिया 273 में, लेकिन राज्याभिषेक 269 बीसी में होता है। इसकी वजह यही है भी ये जो 4 साल का गैप है, इस टाइम पीरियड में अशोक का अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और साहित्यिक स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है भी अशोक ने अपने समस्त 100 भाइयों का वध करके मगध के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त किया, कब्जा किया। लेकिन ये बात जो आधुनिक इतिहासकार हैं बिल्कुल भी सत्य नहीं मानते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में हमें अशोक के बहुत सारे अभिलेख खुदाई में प्राप्त हो चुके हैं, उनको पढ़ा गया है। तो कई अभिलेखों में अशोक के कुछ भाइयों के नाम और शासन में उनके द्वारा अशोक की सहायता करने का उल्लेख मिलता है, उनके परिवारों के बारे में पता चलता है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है भी अशोक जिस समय शासन कर रहा था तो उसके उस समय भी कई भाई जीवित थे। तो सभी 100 भाइयों का वध करने वाली जो बात है ये गलत साबित होती है। लेकिन निश्चित रूप से अशोक ने इन 4 सालों में जो है कोई ना कोई उत्तराधिकार के संघर्ष को झेला है। तो 269 ईसा पूर्व में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। अभिलेखों में हमें अशोक का नाम देव नाम प्रिय दसी मिलता है, या राजा शब्द मिलता है, या प्रियदसी शब्द मिलता है, प्रियदसी या प्रियदर्शी या देव नाम प्रियदसी राजा, ये शब्द मिलते हैं। पहली बार हमें मास्की अभिलेख में देखो, ये मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम, ये वो अभिलेख हैं जिनसे हमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। पहली बार मास्की अभिलेख से अशोक का नाम राजा अशोक मिलता है। तो अशोक, गुर्जरा, उदयगोलम वगैरह वो अभिलेख हैं जिनसे अशोक का नाम अशोक मिलता है। नहीं तो देव नाम प्रियदसी या राजा प्रियदसी या राजा शब्द जो हैं अशोक के लिए जो है प्रयोग में लिए गए हैं। वे नेक्स्ट आ जाता है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग जो वर्तमान उड़ीसा जो हमारा राज्य है, ये कलिंग आ जाता है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। जो हाथी गुम्फा अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है उड़ीसा से, देखो जैसे पीछे हमने रुद्रा दमन वाले जूनागढ़ अभिलेख की बात की थी, उसी प्रकार हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें उस टाइम कलिंग पर नंदराज नामक राजा द्वारा शासन करने के बारे में पता चलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है। किसका है? खारवेल। प्राचीन समय में शासक हुए हैं खारवेल। तो खारवेल मौर्योत्तर काल में हम पढ़ेंगे खारवेल को। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें ये पता चलता है भाई जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया उस टाइम कलिंग पर नंदराज नाम का एक जो कमजोर शासक है वो शासन कर रहा था, लेकिन पूरी प्रजा की उसको सपोर्ट थी। तो जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो वहाँ की समस्त प्रजा, समस्त महिलाओं पुरुषों ने उस युद्ध के अंदर भाग लिया। अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ आक्रमण किया था तो बड़े भयंकर स्तर पर जो है
नरसंहार हुआ। ऐसा माना जाता है भी लगभग 1 लाख लोग उस युद्ध में मारे गए और 1 से 1.5 लाख लोग जो है वो घायल हुए और लाखों लोगों को युद्ध बंदी बनाया गया। तो युद्ध के बाद जब अशोक ने युद्ध भूमि के अंदर जाके चारों तरफ, अब 1 लाख लोग जहाँ पर मरे हुए हैं तो लाशों के ढेर होंगे निश्चित रूप से। तो जब उन्होंने ये भयंकर नरसंहार देखा, लाखों लोगों की लाशें देखी हैं, घायल देखा है और युद्धबंदी के रूप में लोगों को देखा है, तो उनका मन द्रवित हो उठा है। कहीं ना कहीं अशोक पहले ही बौद्ध धर्म के थोड़ा बहुत प्रभाव में थे, लेकिन जैसे ही ये सब घटनाक्रम हुआ है और फिर उसके बाद उपगुप्त का नाम आता है, उस बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आए तो अशोक बौद्ध हो गए हैं। और फिर मोगलीपुत्र तिस्या का नाम आएगा। मोगलीपुत्र तिस्या ये वही बंदा है जिसके नेतृत्व में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक ने करवाया। तो मोगलीपुत्र तिस्या के प्रभाव में आके अशोक पूर्णतः बौद्ध हो गए और हमेशा के लिए उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया। रण भेरी को उन्होंने फेंक दिया है और उसकी जगह जो है धम्म घोष को अपनाया है। रण घोष के बजाय हम कहते हैं धम्म घोष को उन्होंने अपनाया। खुद बौद्ध हो गए हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे हैं। जैसा हम पढ़ते हैं भी अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। इस प्रकार अन्य पड़ोसी राज्यों के अंदर भी उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी आयोग भेजे हैं और धम्म आयोग भी भेजे हैं। वो आगे हम धम्म वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे भी। तो इस प्रकार कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस महत्वपूर्ण घटना के बाद अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया, हिंसा का त्याग कर दिया है, तलवार को फेंक दिया है। अब देखो कहीं भी इस बात का मतलब ये नहीं है भी अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया, हिंसा का त्याग कर दिया तो उसने अपनी सेनाएं भंग कर दी, या फिर उस दिन के बाद उन्होंने कभी किसी को मृत्युदंड नहीं दिया है या किसी को कोई सजा नहीं दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो उन्होंने अपनी सेना भंग की है और ना ही उन्होंने जो न्याय के अंतर्गत जो सजा देने की जो प्रक्रिया है ना ही उसको कम किया। क्योंकि बाद के जो चीनी यात्री आएंगे, फायान गुप्तों के समय में भारत में आएगा तो वो ये बताता है भी मैंने अशोक द्वारा बनाया गया जो नरक है वो देखा है। एक जेल जो कठोर यातनाएं देने के लिए बनाई गई थी उसको नरक कहा जाता था। तो नरक की वो कहता है मैंने दीवारों को देखा है। तो हमें पता चलता है भी कठोर सजाएं दी जाती थी, अगर अपराध बड़ा है तो उसके लिए दी जाती थी भी। तो सेनाएं भंग नहीं की हैं, लेकिन उन्होंने चल के आक्रमण करके जिस प्रकार कलिंग पर उन्होंने किया है वो नीति छोड़ दी है। और कलिंग पर आक्रमण के अगर कारण पूछे जाते हैं भी क्या कारण थे अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, तो कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है, एक तो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में है, बंगाल की खाड़ी से सारा व्यापार संचालित होता था। ताम्रलिप्ति जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह था मौर्यों के अधिकार में। अब वहाँ से व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए जरूरी था भी कलिंग पर मौर्यों का अधिकार हो। दूसरा, दक्षिण भारत के साथ जो व्यापार था उसके ऊपर एकाधिकार करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए कलिंग पर आक्रमण करना जरूरी था। और तीसरा, हाथियों के लिए भी कलिंग प्रसिद्ध था। और निश्चित रूप से ऐसा विद्वानों का मानना है भी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी कलिंग निश्चित रूप से ही मौर्य साम्राज्य का भाग रहा होगा। ये नहीं हो सकता भी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य से कलिंग बाहर हो, लेकिन बाद के शासक हो सकता है बिंदुसार के समय में कलिंग स्वतंत्र हो गया हो तो अशोक ने दोबारा उस पर अधिकार किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कश्मीर पर अधिकार को लेकर। जो हमने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की बात की थी, कलहन का ग्रंथ है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के अंदर कलिंग लिखता है, वो सम्राट अशोक को कश्मीर का शासक बताता है और वो कहता है भी अशोक ने कश्मीर के अंदर श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की है। ये हमें राजतरंगिणी में पता चलता है, कलहन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है भी अशोक कश्मीर का शासक था। तो इसका मतलब निश्चित रूप से कश्मीर को जीत के मौर्य साम्राज्य के अंदर मिलाया है अशोक ने। और शैव मतावलंबी था, उसके द्वारा एक शिव मंदिर बनाए जाने का उल्लेख भी हमें मिलता है। और उसने आगे कहा है भी श्रीनगर नामक नगर के कश्मीर के अंदर जो है झेलम नदी के किनारे उसकी स्थापना की है। और एक ललित पाटन
ललित पाटन ये नेपाल के अंदर नगर है, इसकी बात करता है, इसकी स्थापना भी अशोक के द्वारा की गई। तो ये दोनों नगरों के नाम श्रीनगर और ललित पाटन या ललित पतन नेपाल के अंदर है। इन नगरों की स्थापना की बात जो है अशोक के द्वारा ये राजतरंगिणी के अंदर की गई है। तो इस प्रकार अशोक ने एक विशाल मौर्य साम्राज्य जो है उसको स्थायित्व प्रदान किया, उसकी सीमाओं का विस्तार किया। उसका साम्राज्य जो है भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं उनको प्राप्त किए हुए था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में ईरान की सीमा के साथ सीमा लगती थी अशोक की, और दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक और पश्चिम में काठियावाड़ से लेके पूर्व में कलिंग बंगाल की खाड़ी तक जो है उसका साम्राज्य स्थापित था। अब ऐसे विशाल साम्राज्य के स्वामी जो अशोक हैं उसको हम महान क्यों कहते हैं? अशोक प्रथम ऐतिहासिक सम्राट हैं जिसने प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क किया। इसके लिए उन्होंने धम्म यात्राएं की हैं, लगातार प्रत्यक्ष रूप से प्रजा से वो मिले हैं, और प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने अधिकारियों की नियुक्तियां भी की हैं। बहुत सारे लोकानुरंजन के उन्होंने कार्य किए। अशोक हमें पहला ऐसा ऐतिहासिक शासक मिलता है जिसने लोगों की जो सेवा है उसी को जो एक राजा का धर्म बताया, और राजा को पिता तुल्य बताया और प्रजा को पुत्र के समान बताया। उन्होंने कहा भी एक राजा को प्रजा की सेवा इसी प्रकार करनी चाहिए, या उनका ख्याल इस प्रकार से रखना चाहिए जैसे एक पिता एक पुत्र का रखता है। तो लोकानुरंजन के बहुत सारे कार्य अशोक द्वारा किए गए। अनेक मार्गों का निर्माण करवाया गया, उनके किनारे छायादार वृक्ष लगवाए गए, कुएं खुदवाए गए हैं, बहुत सारे सरायों आदि का निर्माण करवाया गया है। लोगों का जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको भी उन्होंने ज़्यादा और डेवलप करने का प्रयास किया है। ग्रामीण विकास का जो सिद्धांत है उसको अशोक ने अपनाया है। उनका ये मानना था कि गाँवों का विकास होगा तो फिर पूरे देश का विकास होगा। तो आर्थिक गतिविधियों पर भी उन्होंने अपना ध्यान दिया है। उनके समय में जो भारतवर्ष के लोग हैं वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध हुए। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ ही अशोक ने लोगों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए नैतिक उत्थान का भी उन्होंने प्रयास किया है। देखो, ऐसा हमें एकमात्र सम्राट मिलता है जितने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है लोगों के नैतिक उत्थान में, उनके जो है धार्मिक रूप से उनकी उन्नति हो और आपस में लोग एक सहिष्णुता के वातावरण में मिलजुल कर रह सकें। इसके लिए उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। ये अधिकारी हैं भी, बड़े अधिकारी हैं, धम्म महामात्र, राजुक, प्रतिवेदक आदि अधिकारियों की नियुक्ति जो है अशोक के द्वारा की गई। धम्म महामात्र, राजुक आदि जो अधिकारी हैं इनको प्रत्येक 5वें वर्ष जो धम्म यात्रा है उनकी आज्ञा दी गई अपने अभिलेखों के माध्यम से। अब अशोक ने बड़े बड़े शिलाखंडों पर शिलालेख खुदवाए हैं। बड़े सुंदर एकाश्म स्तंभ हमें अशोक के मिलते हैं, वहाँ अपनी आज्ञाओं को खुदवाया। और ये जो शिलालेख और स्तंभ लेख हैं ये ऐसी जगह पर लगवाए गए जहाँ पर जन सामान्य उनको पढ़ सके। एक भाषा एक लिपि वाला जो सिद्धांत है ना, हम आज भी बात करते हैं, एक भाषा एक लिपि, इस प्रकार की जो अवधारणा को लेके, एक भाषा एक लिपि वाली अवधारणा को लेके पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से जब उन्होंने इस बात को महसूस किया भी भारत के अंदर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उन्होंने एक सहिष्णुता का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया है। और उन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को ये समझाने का प्रयास किया भी जब हम दूसरे के धर्म की हानि करते हैं, दूसरे के धर्म के बारे में भला बुरा कहते हैं, तब हम खुद अपने जो धर्म है उसका नुकसान कर रहे होते हैं। और बहुत सारे जो कर्मकांड हैं जो बिल्कुल भी काम के नहीं हैं, निरर्थक हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने जो है अशोक ने अपने अभिलेखों में कमेंट किया है। उन्होंने कहा भी बिना काम के जो मंगल हैं ये नहीं करने चाहिए। इसके अलावा सब लोगों को मिलजुल कर रहने से और सहिष्णुता का एक वातावरण प्रदान करने का उन्होंने प्रयास किया है। पशुवध का उन्होंने निषेध किया है। और जो मौर्य अधिकारी थे, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, पूरा प्रशासन अधिकारियों के माध्यम से चलाया जाता था। तो जो अधिकारी थे प्रशासनिक व्यवस्था में, तो उनकी जो विहार यात्राएं थी जिसमें वो शिकार खेलना आदि
मनोरंजन के कार्य करते थे उनको उसने बंद कर दिया है और विहार यात्राओं की जगह उन्होंने कहा भी धम्म यात्राएं निकालनी है आपने। धम्म यात्रा से तात्पर्य है भी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रयास करना है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना है और सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक सहिष्णुता का वातावरण तैयार हो सके, ऐसा अशोक ने जो है लगातार प्रयास किया। ये हमें उसके अभिलेखों से भी स्पष्ट हो जाता है और जो धम्म का सिद्धांत अशोक द्वारा दिया गया उससे भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अशोक प्रथम ऐसे हम सम्राट कह सकते हैं, इन्होंने विदेशों में भी धम्म आयोग भेजे हैं और इस काम में उनको पर्याप्त सफलता भी मिली है। जितने भारत के पड़ोसी शासक हैं उन सब ने जो धम्म की अवधारणा है अशोक की, इसको स्वीकार किया है। ये देखो जो धम्म है ये बौद्ध धर्म का जो धम्म है उससे अलग है। ये अशोक का जो धम्म है ये एक प्रकार से सर्वमान्य सिद्धांत इनको हम कह सकते हैं, जिसको सभी धर्मों के लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये लोगों की आध्यात्मिक उन्नति और नैतिक उत्थान के लिए इस धम्म की जो स्थापना अशोक के द्वारा की गई, तो इसको हम किसी एक राष्ट्र की धरोहर नहीं कह सकते, धम्म को तो हम विश्व धरोहर कहते हैं। और ये धम्म के जो सिद्धांत हैं, अशोक की जो नीतियां हैं, वो उस समय भी उतनी ही प्रभावशाली थी, उतनी ही कारगर थी और वर्तमान समय में भी वो उतनी ही कारगर और प्रभावशाली हैं और आने वाले समय में भी, भविष्य काल के अंदर भी ये जो अशोक की नीतियां, किस प्रकार उन्होंने शासन संचालन किया और उनके धम्म के सिद्धांत हैं वो सर्वमान्य रहेंगे। इसी वजह से हम अशोक को महान कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके धम्म के बारे में स्पेशली चर्चा करेंगे। तो ये अशोक के बारे में हमने पढ़ा है। अशोक की मृत्यु के पश्चात जो शासक हुए, कमजोर शासक हुए वे, और बड़ी स्पीड से जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया है। 3 ही शक्तिशाली शासकों के बारे में हम मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत बात करते हैं। प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे बिंदुसार और तीसरे अशोक। अशोक की मृत्यु के बाद जो है लगातार थोड़े थोड़े टाइम के बाद शासक बदलते रहते हैं। हम जालोक वगैरह बहुत सारे शासकों के हम नाम लेते हैं जिन्होंने अशोक के बाद राज्य किया, लेकिन कोई भी जो है शक्तिशाली शासक अशोक के बाद नहीं हो पाया है और फिर मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ का कहना है भी बौद्ध धर्म के प्रभाव में आके जो हिंसा की नीति का त्याग किया उसकी वजह से विद्रोह बढ़ गए। कुछ का कहना है भी आर्थिक रूप से, रोमिला थापर जैसे जो विद्वान हैं उनका मानना है भी आर्थिक जो कमजोरी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया है मौर्य साम्राज्य, तो इसका पतन आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है दान दक्षिणा का जो काम है अशोक के द्वारा किया गया। लेकिन सबसे जो सर्वमान्य कथन है वो यही है भी अशोक के बाद के जो उत्तराधिकारी हुए वो कमज़ोर उत्तराधिकारी हुए, और एक कमज़ोर शासक ना ही तो अहिंसा की नीति का पालन कर सकता है और ना ही धम्म जैसे जो सिद्धांत हैं इनको व्यवहार में लागू कर सकता है। ये काम एक शक्तिशाली शासक ही कर सकता है। तो अशोक की मृत्यु के बाद अंतिम जो मौर्य सम्राट की हम अगर बात करें तो अंतिम मौर्य सम्राट हम लेते हैं वृद्धरथ को। वृद्धरथ अंतिम मौर्य सम्राट थे। 185 BC के अंदर पुष्यमित्र शुंग का जिक्र आता है। पुष्यमित्र शुंग ने, जो सेनापति है वृद्धरथ का, अंतिम मौर्य सम्राट है ये, इसकी मृत्यु कर दी। सेना का निरीक्षण कर रहा था वृद्धरथ, तो गला काट दिया है। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मण था एक, और फिर शुंग वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आ जाएगा? शुंग वंश आ जाता है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या करके मगध के सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम धम्म के बारे में और फिर मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।